वेलकम बैक स्टूडेंट्स। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आपका स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स की क्लास की। आपकी एक क्लास जो हुई थी उस क्लास में हमने आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस कर दिया था। आपको बताया गया था कि आपके डीएलएड में जो टोटल पेपर होने वाले हैं वो 8 होंगे और 8 पेपर में आपका एक पेपर जो होगा वो गणित का होगा, मैथमेटिक्स का होगा। मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का वो 25 मार्क्स का होता है और 25 में से आपको 12 नंबर कम से कम लाने होते हैं। अगर आप 25 में से 12 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपको यहाँ पर फेल मान लिया जाएगा। तो जो देखा गया है पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर में, बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी विषय में होते हैं तो वो गणित है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बैकग्राउंड में गणित नहीं होता है और उनको गणित का पेपर जब देने के लिए कहा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बच्चों की बैक लग जाती है। तो यहाँ पे जो कठिनाई का कारण है, बच्चे जो पेपर में बैक जिनकी लग जाती है या फिर जो कठिनाई का सामना करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बच्चा जब डीएलएड में एडमिशन ले लेता है तो उसके बाद वो बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देता है। ध्यान न देने का कारण होता है या तो कॉलेज वाले उनके टच में नहीं रहते हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं चलती हैं, या फिर बच्चे को लगता है कि भाई डीएलएड है, बहुत आसान होगा, हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है और आपके एडमिशन लेने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है टीचर बनना। टीचर आप तभी बन सकते हैं जब आपका डीएलएड कंप्लीट होगा। तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में न लें, खासकर मैथ हो गया, साइंस हो गया, इन सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको आपको बहुत मेहनत करके पढ़ना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया है तो आप उसको छोड़ दीजिए, अब देखा जाएगा जब पेपर होगा तब। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा मैथ के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान सिलेबस है और इसको हम बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे, आराम से आप स्कोर कर पाएंगे मैक्सिमम मार्क्स, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे 25 का आपका पेपर होगा जिसमें से 12 मार्क आपको लाने होंगे। अब अगर बात की जाए कि टोटल जो क्वेश्चन आएंगे मैथ में वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो हम देखते हैं कि मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है क्वेश्चन का वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उनमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, ABCD। यहाँ पे ABCD टाइप के 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और इन 4 में से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, वो लिखना रहेगा। इस टाइप के आपके जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन 5 नंबर के इस टाइप के होते हैं, जहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है 0.6 इंटू 0.4, इसका मल्टीप्लाई क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं, ऑप्शन भी मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि इस क्वेश्चन के क्या ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन का, फर्स्ट ऑप्शन है 24 और सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है 0.024, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है 0.24 और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है 2.4। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इस टाइप के आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव होंगे। इनमें से एक आपका कोई सही होगा, तो इसको आप ज़रा सॉल्व करिएगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉइंट के बाद एक बिंदु, एक संख्या है और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, तो ये क्या होगा, पॉइंट 2 अंक के बाद लग जाएगा। बस यहाँ पर ऑप्शन C सही हो जाएगा, बस आपको C लिख देना। इस टाइप के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टाइप होगा आपका क्वेश्चन का वो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की जो टोटल संख्या आपकी होने वाली है वो आपकी 6 है, यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप के कितने क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको एकदम क्लियर रहे और आप अच्छे से तैयारी इसकी कर पाएँ, फ्यूचर में किसी भी प्रकार की आपको कन्फ्यूजन ना रहे। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है ये। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने होते हैं, तो आपने कहा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 5 होगी, जो कि आपको ये ऊपर में दिया गया था, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे अति लघु उत्तरी,
जिनका आंसर एक लाइन में आपको लिखना होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं लिखना होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन, इनकी संख्या 6 रहती है और ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 6 नंबर का आपका ये हो गया। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, 5 का ये हो गया, टोटल 11 हो गए। अब जो थर्ड टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। अति लघु उत्तरी वाले में रेखाखंड किसे कहते हैं, एक लाइन में आपको लिखना है कि रेखाखंड क्या होता है। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, थर्ड टाइप के। कौन से होते हैं? लघु उत्तरीय। ये वेरी शॉर्ट थे, यहाँ पर क्या है? शॉर्ट टाइप, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 7 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, तो टोटल 14 नंबर के हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये सब अब अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 5, 6, 11 और 14, 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि शॉर्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे 5 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरीय होंगे जिनका आंसर 1-2 लाइन में लिखना होगा, वो 6 क्वेश्चन होंगे आपके 6 नंबर के। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 7 क्वेश्चन 14 नंबर के, टोटल 25 होगा। अगर हम मान लेते हैं किसी बच्चे का मैथ बहुत वीक है, तो वस्तुनिष्ठ वाले तो आप करेंगे ही करेंगे, ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन आपके, 6 क्वेश्चन ये आप करेंगे। 6, 5, 11 हुआ, मान लीजिए एक इसमें गलत हो गया तो भी 9 नंबर इधर से आया, और आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन भी अगर सही हो गए तो आप 13 नंबर पे पहुँच गए। यानी कि आपको 25 में से 12 लाने थे और आप आराम से कितने पे पहुँच जाएंगे? 13-14 पे पहुँच जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस हम देख लेते हैं कि हमारा जो मैथमेटिक्स है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। देखिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि जो भी सिलेबस यहाँ पर है इसको आप देखेंगे, चाहे आप सीटेट का पेपर बाद में देने जाएंगे, चाहे आप बीपीएससी का पेपर बाद में देने जाएंगे, या फिर बीटेट का, बिहार जो आपका टेट होता है पेपर 1 एंड पेपर 2 वो हो, चाहे आपका बीपीएससी का पेपर हो, इन सभी एग्ज़ाम में आपको मैथ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बीपीएससी का जो पेपर होता है उसमें आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं, और सीटेट में तो आपका 30 नंबर का पूरा मैथ होता है, बीटेट में भी आपका मैथ देखने के लिए मिलेगा, और सेम सिलेबस रहता है, कोई सिलेबस यहाँ पे अलग नहीं रहेगा। तो ध्यान से अगर यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया जाए, वैसे भी मैं लेवल थोड़ा सा अप लेकर के चलूँगा ताकि बच्चे इसी क्लास से आराम से सीटेट बीटेट क्वालिफाई कर पाएँ और बीपीएससी के लिए उनको पूरा गाइडेंस मिल पाए। चलिए, तो हम लोग सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते रहेंगे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है नंबर सिस्टम। यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। तो कुल मिला के आप जो लोग कंपटीशन कभी दिए होंगे, कोई एग्ज़ाम दिए होंगे, पहला जो चैप्टर है ये नंबर सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे रियल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है। दूसरा है गुणा भाग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, गुणा और भाग आपको यहाँ पर देखना है। ये भी बहुत सिंपल होता है, गुणा भाग आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन की बात की जाएगी, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, कह दिया 1/2 प्लस 1/4, इस टाइप से ये आपका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। फिर आ जाएगा दशमलव, इसकी बात करेंगे हम। अपवर्त यानी कि विभाजक, गुणज, समावर्तक, समावर्त, ये भी आपका सिंपल चैप्टर होगा। भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो प्राइम नंबर है, कौन सी ऐसी जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और ये आपका एलसीएम और एचसीएफ की बात की जाएगी। फिर प्रतिशत का अर्थ यानी परसेंटेज, थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में आपको देखना होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे देगा आपको कि कोई सामान को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 120 रुपीज़ है, तो बताइए उसका जो रियल कॉस्ट होगा यानी कि खरीद मूल्य होगा वो क्या होगा। आंकड़ों का ग्राफी वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे पाई चार्ट वगैरह, जैसे आपको एक चार्ट बना के दे देता है कि इतने लोग सेब खाते हैं, इतने लोग आम खाते हैं, इतने लोग इस तरीके से करते हैं, तो बताइए कितने % लोग आम खाते हैं। तो इस तरीके से आपका पाई चार्ट हो गया। फिर यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा ज्योमेट्री है, रेखाखंड हो गया, किरण हो गया, कोण हो गया, ये बहुत सिंपल है। एंगल वगैरह आपको, लाइन, एंगल, पॉइंट, इन सब के बारे में पढ़ना है।
फिर से यहाँ पे कोण के प्रकार, यानी कि कोण कौन कौन से होते हैं, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, इस तरीके से यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह आपको इसमें पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे दिया गया त्रिभुज, आयत, वर्ग, यानी स्क्वायर के बारे में, सर्किल के बारे में, रोम्बस के बारे में, ये सब आपको ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। लास्ट जो चैप्टर होगा वो परिमिति होगा। परिमिति में फिर से आपको ज्योमेट्री का देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, 10 चैप्टर आपके टोटल है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़े आराम से हो जाएंगे। आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अध्याय 1, संख्या तथा संख्यांक का बोध। आप लोग आराम से बैठ जाइए और इस चैप्टर को बड़े ध्यान से अगर आप मेरे साथ पढ़ लेंगे तो बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, आप बार बार इसको देख सकते हैं, जितनी बार मन आए आप देखिए। और यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी कलम आप लेकर के बैठिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे पॉइंट आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को आप खुद से भी बनाइएगा। क्योंकि जब तक मैथ्स में आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक मैथ्स आपको समझ में नहीं आएगा। मैथ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है कि बस आप सुन रहे हैं और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर शुरू कर लेते हैं। पहला चैप्टर आपका है संख्या तथा अंकों का ज्ञान। क्या है यहाँ पर, ये दिया गया नॉलेज ऑफ नंबर एंड डिजिट। ठीक है, तो नंबर और डिजिट के बारे में आपको समझना है। बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है ये। हम आज के समय में या प्राचीन काल में भी किसी भी चीज़ को गिनने के लिए, किसी को मापने के लिए कुछ न कुछ पॉइंट यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जब शॉप पर जाते हैं तो शॉपकीपर को बोलते हैं कि हमको 5 पेंसिल दे दीजिए, या फिर हमको 6 कॉपी दे दीजिए, या फिर कुछ भी हम खरीदते हैं तो उसके लिए गिनती होती है ना, कितना दे दें। मान लीजिए आप दुकान पे गए और आपने कहा कि हमको कॉपी दे दीजिए, तो पूछेगा ना कितना कॉपी। ऐसा थोड़ी ना कॉपी दे दीजिए पूरा बंडल उठा के दे दिया, ले जाओ भैया कोई दिक्कत नहीं, नहीं, कुछ गिनती पूछेगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप जितना बताएंगे वही आपका क्या है, वही आपका संख्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं तो आप समझिएगा, कभी कभी संख्या की डेफिनेशन ही पूछ लेता है कि संख्या की डेफिनेशन आप लिख दीजिए। तो किसी भी चीज़ को आप यहाँ पर छोड़िएगा नहीं। संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग गणना तथा मापन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, गणना तथा मापन में किया जाता है। अब गणना का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर बात की जाए गणना की, तो जैसे आपने कहा कि एक लाइन में 10 लोग खड़े हुए हैं, तो यही तो गणना है कि लाइन में कितने लोग हैं, टोटल पीपल्स कितने, लाइन में स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं एक रो में। तो यहाँ पर 10 लोग, ये गणना हो गई। मापन का मतलब क्या हो गया कि हमने आज जो है वो 5 लीटर दूध खरीदा। कितना दूध, आप दुकान पे गए, जो डेयरी होती है वहाँ पर, आपने कहा भैया दूध दे दीजिए, तो पूछेगा ना कितना लीटर चाहिए आपको। ऐसा तो नहीं दूध दे दीजिए, उसने दे दिया और आप लेके चले आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गणना और मापन के लिए आपको जिन अंकों की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन्हीं को आप अंक बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम संख्या को 4 से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे 4 लिख दिया, ये तो आपका इंटरनेशनल हो गया। 4 जो लिखा हुआ है ये इंटरनेशनल तरीके से ऐसे लिखा जाता है। फिर ये जो 4 लिखा हुआ है ये रोमन अंक में है। ठीक है, रोम में इस तरह से विकसित हुआ। और ये जो 4 है अपना, ये अपना देसी, अपना इंडियन है, इसको हम देवनागरी लिपि बोलते हैं। ठीक है, कौन सी, देवनागरी। कभी कभी आ जाता है, मान लीजिए लिखा हुआ दे दिया और आपसे पूछ लिया ये किस तरह का डिजिट है, तो ये इंटरनेशनल डिजिट है 4, और ये आपका रोमन डिजिट है, और ये आपका देवनागरी यानी इंडियन डिजिट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, एक चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। देवनागरी लिपि में 1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है, 1 से लेकर 9 तक। तो देवनागरी में 1 को इस तरीके से बनाया जाता है, 2 को इस तरीके से, 3 को, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका बना हुआ है। फिर रोमन अंक की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और सबसे ज़्यादा जो हम आज यूज कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारे बिहेवियर में है, वो है ये वाला इंटरनेशनल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बहुत सिंपल है, देखिए कितना इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अब है संख्याओं के प्रकार, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ नंबर, ये जो पॉइंट है आपका संख्याओं का प्रकार, इसको आप इम्पोर्टेंट में इसलिए डाल देंगे क्योंकि यहाँ से डीएलएड में तो प्रश्न आएगा ही आएगा। इसके अलावा आपका सीटेट में भी प्रश्न आ सकता है, आपका बीटेट में भी प्रश्न आ सकता है, एस्टेट में तो आता ही है, और इसके अलावा बीपीएससी में भी प्रश्न आएगा। ठीक है, जो बच्चे पहले कोई कंपटीशन दिए होंगे वो इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पे बहुत आराम से इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। संख्याओं का प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। हमने लिख दिया 156। ठीक है, अब कोई आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये नंबर जो है
वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, यानी कि सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आप कैसे बताएंगे? इसका कुछ रूल होगा सम और विषम का। या फिर किसी ने कहा ये प्राइम नंबर है या फिर आपकी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका भी कुछ रूल होगा। भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, क्या है ये, ठीक है, ये रेशनल नंबर है या इनरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या में से क्या है। तो कुछ रूल होंगे, तो आप उनको पढ़ने के बाद यहाँ पे बता पाएंगे कि किस प्रकार का संख्या है, किस प्रकार का नंबर है। सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की अगर बात की जाए तो गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या हो रहा है, 1 से शुरू हुआ है। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे जो n लिखा हुआ है ना, इसे डिनोट किया जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहाँ तक आप इसको गिन सकते हैं चलते चलिए। और इनफाइनाइट यानी कि कभी समाप्ति नहीं। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि चलते जाइए आगे। तो यहाँ पर क्या होता है, गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनमें क्या होता है, नेचुरल नंबर में जो सबसे छोटी होती है वो 1 होती है। कौन सी होती है? आपसे पूछ लिया गया मान लीजिए एग्जाम में कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है, तो आप कहेंगे 1 जो है वो सबसे छोटी नेचुरल नंबर है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और सबसे बड़ी तो इनफाइनाइट, सबसे बड़ी हम अभी तक नहीं जान पाए हैं कितना है, लिखते जाइए आप। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया 6 लिख दिया गया, ठीक है, और आपसे कहा गया कि 6 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। पूर्ववर्ती यानी 6 के पहले आने वाली, 6 की पूर्ववर्ती नेचुरल नंबर बताइए। तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले होता है। तो 6 की पूर्ववर्ती आप 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया मान लीजिए पेपर में कि 5 की पूर्ववर्ती बताइए, तो 5 की पूर्ववर्ती आप 4 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात की जाए अनुवर्ती की, तो 6 की अनुवर्ती, 6 का अनुवर्ती क्या होगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या फिर आपसे पूछा गया 7 का अनुवर्ती बताइए, तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती होता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। यानी कि जैसे 5 है तो 5 का पूर्ववर्ती 4 होगा। अगर कोई बोले 10 तो 10 का पूर्ववर्ती 9 होगा। अगर कोई बोले 15 तो 15 का पूर्ववर्ती 14 होगा, 14 होगा, ठीक है। अब आप बताइए 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1 का, आप बताइएगा जरा 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो आपने कहा सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। जब सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है तो 1 से पहले तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो 1 से पहले जब कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 की पूर्ववर्ती संख्या कोई भी नहीं होगी, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप आराम से इसको देखिएगा। अब अगर बात की जाए अनुवर्ती संख्या की, तो अनुवर्ती क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा गया किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या होती है। जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको बताया भी था कि यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो 2 के ठीक बाद क्या आएगा, तो आपने कहा 2 के ठीक बाद आ जाएगा 3। तो 2 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 2 का। या फिर 3 का अनुवर्ती कहा गया तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। संख्या 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती नहीं है। क्यों अनुवर्ती नहीं है? जैसे हमने कहा यहाँ पे 1 लिख दिया और हमने कहा 1 किसका अनुवर्ती, यानी कि 1 किस नेचुरल नंबर के बाद आता है। तो 1 से पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो इतना तो आप जानते होंगे, जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। क्योंकि 100 से अगर आप पहले जाएंगे, 100 से पहले जाएंगे तो 99 आएगा, और 99 तो 2 अंकों की है ना। आप देख लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 होगी, क्योंकि 100 से जस्ट एक कम करने पर 99 पे आ जाएंगे, जो कि आपकी 2 अंकों की है। तो सबसे छोटी जो आपकी हो गई वो क्या हो गई, वो हो गई 100। अब यहाँ पे अगर जाएं कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो हमने लिख दिया 999। ये क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई 3 अंकों की। अगर हम इससे आगे चले गए,
हम मान लीजिए नहीं मानते हैं कि 999 हमें लग रहा है सबसे बड़ी नहीं, इससे आगे हो सकती है, तो 999 के बाद क्या आएगा, 1000 आएगा। अब इसमें गिनिए 1 2 3 4 अंक आ गए, तो इसीलिए क्या है, ये 1000 नहीं होगा, इसको हम कट कर देंगे। सबसे बड़ी संख्या 999, तो इसने कहा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती लिखिए, यानी 999 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, तो 2 में 1 जोड़ के हमने कहा 3 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 आएगा। ऐसे ही 999 के बाद क्या आएगा, तो आपने कहा 999 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। समझ में आया? अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम उसको देखेंगे और नेक्स्ट डे आपका जो है वो हम कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि आपका यूट्यूब चैनल का कुछ और नाम रहता है, आपका रियल नाम कुछ और रहता है, कई बार ऐसा होता है, तो वहाँ पे हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस बच्चे ने कमेंट किया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला दिया गया पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब पूर्ण संख्याएं क्या है, हमने कहा नेचुरल नंबर क्या था, जरा याद करिए, अभी तो पढ़ा हमने नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है। तो हमने कहा सबसे छोटी 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, चलते जाइए और इनफाइनाइट तक जाइए, नेचुरल नंबर है। बस नेचुरल नंबर और होल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में बहुत छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है, इसी नेचुरल नंबर में 0 को भी आप मिला दीजिए, ठीक है? इसी में क्या कर दीजिए, +0 कर दीजिए बस। अगर नेचुरल नंबर से पहले हम 0 भी जोड़ दें तो यही पूर्ण संख्या हो जाती है, होल नंबर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आप कहेंगे जब शून्य को भी क्या कर देते हैं, जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे होल नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, यहाँ पर 1 2 3 इनफाइनाइट, ये जो आपका था ये क्या था, ये आपका नेचुरल नंबर था, लेकिन इसी में जब हमने 0 को भी सम्मिलित कर दिया तो क्या हो गया, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यही बात यहाँ पे फिर से लिखी गई, शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा आप। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। कमेंट करिए जरा, सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अब यहाँ पे लिखा गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है? जितनी भी नेचुरल नंबर होंगी वो पूर्ण होंगी, क्योंकि उसी में शामिल है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, अनंत है। इसको छोड़ दीजिए, केवल यही वाला पॉइंट याद रखिएगा, सेकंड पॉइंट। अब आपका आया क्रमागत पूर्ण संख्याएं, कंटिन्यूअस होल नंबर, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। क्रमागत का मतलब क्या हुआ, क्रमागत पूर्ण संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं होती हैं जो एक क्रम में होती हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होगा। जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्या यही तो लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ये है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, 2 और 1 में कितने का अंतर, 1 का। 3 और 2 में कितने का अंतर, 1 का, वही तो लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली एवं तीसरी संख्या का योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होगा। इसको छोड़ दीजिए। जैसे 2 3 4 हैं, ये 3 क्या है, क्रमागत पूर्ण संख्या है। पहली और तीसरी संख्या का योग 6 है, ठीक है? तो संख्या 6 का आधा 3 होगा, अर्थात दूसरी संख्या हो जाएगा। अब आगे पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक इंटीजर क्या होते हैं, तो पूर्णांक होता है जिसको भिन्न में न लिखा जाए, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, चलते जाइए आप इसको लगातार। ये पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब आप कहेंगे अगर पूर्णांक संख्या ही है तो फिर जो नॉन पूर्णांक होंगे यानी नॉन इंटीजर होंगे वो क्या होंगे, तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1/2, ठीक है? अब 1/2 क्या होगा, ये पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि आ जाएगा 0.5, ठीक है? हमने लिख दिया मान लीजिए 2/5, ठीक है? तो इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.4, ठीक है? तो ये 0.4 क्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, नहीं है। 0.5 पूर्णांक है, नहीं है। और ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो आपने कहा हाँ ये पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है? इसको पूर्णांक में हम नहीं डालेंगे। अब आगे धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में क्या हो गया, केवल पॉजिटिव वाला ले लो भाई। धन पूर्णांक में क्या ले लो,
केवल और केवल पॉजिटिव वाला अगर इसको आप ले लोगे तो यही आपका धन पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि धन का मतलब प्लस, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, तो यही तो हो गया धन पूर्णांक। क्या हो गया 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक चलते जाइए, ये आपका धन पूर्णांक हो जाएगा। फिर आएगा ऋण पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक में क्या होगा, ये आपका आ गया निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर में माइनस वाला ले लीजिए, जब माइनस वाला ले लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऋण पूर्णांक आपका जैसे -2 है, -2 क्या है, ये आपका ऋण पूर्णांक है, इसको आप याद रखिएगा। अब गणित के विस्तार के लिए ऐसी संख्या और छोटे पूर्णांक घटाकर ऐसा कर दिया जाता है, ये सब हमको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिए। अब ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी संख्या के आगे अगर माइनस लगा होगा तो उसको क्या कहेंगे, हम माइनस कहेंगे। जैसे 4 में से 5 घटाओ, मान लो किसी को बोल दिया, ये दिया गया यहाँ पर 4 में से 5 को आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, 4 में से 5, तो 5 में से 4 किसी को घटाने को बोलो, बढ़िया आसानी से घटा देगा। 4 में से 5 घटाओ, ये तो उल्टा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम 5 में से ही 4 घटाएंगे, 1 आएगा, और 1 आएगा वो माइनस का होगा। जैसे 3 में से 6 घटाया तो -3 आया, 7 में से 9 घटाया तो -2। क्यों, क्योंकि 7 छोटा है ना 9 से, कितना छोटा है, -2। इसको आप याद रखिएगा। अब आता है परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर थोड़ा सा यहाँ पे समझने लायक है। रैशनल नंबर का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख दें, p/q के फॉर्म में लिख दें। और यहाँ पर होगा क्या कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि p भी आपका पूर्णांक को पूरा का पूरा अंक हो, जैसे 1 5 7 9 कुछ भी, और q भी पूर्णांक को पूरा पूरा अंक हो, जैसे 1 5 7 9 कुछ भी। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी नीचे जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हमने लिख दिया, ऊपर लिख दिया 5, यानी कि p की जगह हमने क्या लिखा, p की जगह हमने लिख दिया 5, और q की जगह हमने अगर 0 लिख दिया, तो 5/0, 5 में 0 का अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट भी नहीं लिख सकते, अनडिफाइंड लिखेंगे। तो नीचे 0 अगर किसी संख्या के आ जाए, किसी संख्या को अगर 0 से भाग दिया जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है, जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर बात की जाए परिमेय संख्या, क्या 1/2 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर 1 को हम कंपेयर करें p से, तो बताइए 1 पूर्णांक है, पूरी संख्या, आपने कहा बिल्कुल है। और 2 पूर्णांक है q, तो आपने कहा बिल्कुल है। और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ 2 क्या 0 के बराबर नहीं है, तो 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5/7 क्या है, परिमेय संख्या है। 9/11 क्या है, एक परिमेय संख्या, रैशनल नंबर है। कुछ भी जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं p/q के फॉर्म, वो सब परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अब होता क्या है कि कभी कभी आपसे एक वैल्यू है 22/7, कई लोग इसको पढ़े होंगे, 22/7 एक वैल्यू होती है 22/7, ये एक्चुअल में पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो कभी कभी बच्चे के दिमाग में आता है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि 22/7 एक रैशनल नंबर है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो बिल्कुल 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि p की जगह पे 22 लिखा हुआ है, q की जगह पे 7 लिखा हुआ है, और 7 0 के बराबर तो है नहीं, तो एक परिमेय 22/7। लेकिन पाई अगर पूछा जाए परिमेय है कि नहीं है, तो आप कहेंगे पाई परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो रिकरिंग डेसिमल में चला जाता है, पॉइंट उसका चलता रहता है 3.14 करके आगे तक। तो यहाँ पर क्या होगा कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, हम बस इसको लिख लेते हैं। इसलिए अगर पूछा जाएगा क्या पाई, जैसे पाई ये लिख के आएगा, पाई परिमेय संख्या है, आप कहेंगे नहीं पाई परिमेय नहीं है। क्या 22/7 परिमेय, यस। अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो जैसे √5 हो गया, √8 हो गया, √15 हो गया, या फिर 7/4 हो गया, पाई हो गया, 10 हो गया, 10.15 हो गया। तो इसको कैसे क्यों नहीं लिख सकते, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया √8, तो √8 क्या हो जाएगा, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 का 9 होता है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 2 पॉइंट समथिंग क्या, वो तो चलता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं किसी संख्या को अंडर रूट में, जैसे लिखा है इसने 7/4। ठीक है,
अब इसको अंडर रूट में ज़रा सॉल्व करिए। 7 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 एकन 4 बचा 3, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंजे 20। ठीक है, अब क्या इसको हम पूरा का पूरा इसका स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। स्क्वायर रूट 1.75 का वर्गमूल ही हम नहीं निकाल पाएंगे, और वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे तो इसको हम अपरिमेय संख्या में डाल देंगे। कुल मिलाकर अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, या फिर जब उन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी? वो आपकी रिकरिंग डेसिमल में चली जाएंगी। जैसे अगर यहाँ पे √4 लिखा जाता तो क्या ये परिमेय संख्या होता? बिल्कुल। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, और 2 अगर है तो 2 को परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि 2 के नीचे 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। हमने लिख दिया √16, क्या ये परिमेय संख्या? बिल्कुल है, क्योंकि √16 की वैल्यू 4 है। 4 के नीचे 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ये आपकी परिमेय संख्या होगी। मान लो हमने लिख दिया √25/64, क्या ये परिमेय संख्या है? तो 25 का हो गया 5 और 64 का हो गया 8। 5/8 क्या ये परिमेय संख्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। √8 क्यों नहीं? क्योंकि इसका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर है, जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर पूरा का पूरा निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? ये सारी की सारी आपकी परिमेय संख्या है, परिमेय यानी रैशनल नंबर। और ये जो लिखी हुई है ये वाली, ये आपकी अपरिमेय में चली जाएंगी, क्योंकि इनका पूरा का पूरा रूट नहीं निकल रहा है और यहाँ पे पूरा का पूरा रूट निकल रहा है। जैसे यहाँ पे दिया गया ना, अपरिमेय संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, वही मैंने बताया ना, इनका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। 2 परिमेय संख्याओं का एक परिमेय संख्या होगा, यानी कि 2 संख्याएं ऐसी जो रैशनल है उनको जोड़ेंगे तो रैशनल ही आएगा। ठीक है, जैसे 1/2, इसको देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे लिख दिया 1/2 + 1/2, दोनों परिमेय थी, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1/1 आएगा, तो ये परिमेय आ जाएगा। ठीक है, इसी को यहाँ पर बताया गया है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणा भी परिमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2/3 × 3/4, तो ये कितना आ जाएगा? 6/12 आ जाएगा। ये क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय होगा। अगर किसी संख्या में परिमेय अपरिमेय जोड़ेंगे, अपरिमेय हो जाएगा। एक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का गुणा भी अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका भी क्वेश्चन करेंगे, परिमेय अपरिमेय का, रैशनल इनरैशनल का, तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्वेश्चन से थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते हैं चीज़ें आपकी उतनी क्लियर नहीं होती हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखा जाए, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ये बहुत ही सिंपल होता है, ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग न जाए। बचपन से हम इस चीज़ को पढ़ते आए, देखते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जो किसी भी दूसरी संख्या से पूरी तरह से ना कटती हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब मान लीजिए पेपर में लिखने के लिए आ गया तो थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज लिखेंगे ना, आप ऐसा तो लिखेंगे नहीं जो कटती नहीं, जो पिटती नहीं, ऐसा तो नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या में क्या है? वह पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस बात को जरा समझते हैं। यहाँ पे स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होते, फैक्टर नहीं होते। चूंकि एक तो एक से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई भी संख्या एक से डिवाइड हो जाएगी। आप बताइए, हमें यहाँ पे लिख दें 1, तो 1/1 हो जाएगा कि नहीं? काट देंगे इसको, पूरा कट जाएगा। अगर 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा। अगर 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा। अगर 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 आएगा। कोई भी संख्या में अगर आप 1 का भाग देंगे तो वही आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 नहीं, जैसे हमने कहा यहाँ पे लिख दिया 5 नहीं, 5 तो अभाज्य है, 6 लिख दिया। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 2 × 1 लिख दिया कि नहीं? 3 × 2 × 1, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए ना, 3, 2 और 1। अब 1 तो सब में शामिल है, इसलिए इसको लिखने का ना लिखने का कोई मतलब नहीं। 6 के 2 गुणनखंड हो गए, 3 × 2। ऐसे ही हमने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर 8, तो 8 का क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 4, तो यहाँ पे हो गया। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम
2 को लिखना चाहें, 2 को, तो आप ज़रा बताइएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया 2, तो 2 का क्या होगा, 2 इंटू 1, बस यही हुआ। तो 2 इंटू 1 हुआ, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो हमें गिनना ही नहीं है क्योंकि 1 तो सब में शामिल है। तो 2 के आगे केवल हमने 2 लिख पाया। अब मान लीजिए हमने लिख दिया 3, तो 3 का करिए, तो 3 इंटू 1 करना पड़ेगा, और 1 को हम वैलिड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 तो इसमें भी है ना, 1 इसमें भी है, 1 के अलावा भी 2 होने चाहिए ना, इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए 7 लिख देते हैं, तो 7 क्या होगा, 7 इंटू 2 3 तो है नहीं, तो 7 इंटू 1 करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर एक ही तो गुणनखंड हुआ, एक ही संख्या हुई, 7 केवल 7 से विभाजित होगी और दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। 5 केवल 5 से विभाजित होगा, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से और 1 से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या है। जैसे 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, 2 संख्याओं का युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में जैसे दिया 9 और 16, तो देख लेते हैं। 9 का जरा गुणनखंड करिए, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, यानी कि ये 3 और 3 आए, इसका गुणनखंड है। अब मान लीजिए 16 को हमने लिख दिया, तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब आप बताइए, यहाँ पर 2 आया है 4 बार, यहाँ पे आया 3 2 बार, तो क्या है इसमें 2 शामिल है, नहीं है। क्या इसमें 3 शामिल है, नहीं है। यानी कि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनके गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे इसके अलावा भी हम कुछ और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, ठीक है। अब 4 को देखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, ठीक। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं 9 में आएगा 3 इंटू 3। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 और 9 क्या हो गई, सहअभाज्य, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें कॉमन नहीं है। अब मान लीजिए 9 की जगह अगर हम ले लेते 12, ठीक, 12 लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 इंटू 3। तो ये क्या 4 और 12 सहअभाज्य नहीं, क्योंकि इसमें भी 2 आया था और इसमें भी 2 आ गया, कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये सहअभाज्य। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर क्या होते हैं, परमेय संख्याएं तथा अपरमेय संख्याएं मिलाकर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या या तो परमेय होती है या अपरमेय होती है। अन्य शब्दों में आम गणना में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब जैसे 1 हो गया, 15 हो गया, 82 हो गया, 1 हो गया, 3/4 हो गया, तो ये सब क्या है, आपकी रियल नंबर है। अब आप कहेंगे फिर ये रियल नंबर है, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर कौन सी, काल्पनिक संख्याएं कौन सी हैं। तो जैसे हमने लिख दिया रूट में -4, तो ये काल्पनिक हो गई, क्योंकि -4 रूट के अंदर अगर माइनस दिया गया है तो काल्पनिक हो जाएगी, ठीक है। और रूट के अंदर अगर माइनस नहीं दिया है, अगर हम यही लिख देते केवल 4, तो ये क्या हो जाता 2, और ये वास्तविक संख्या हो जाती, ठीक है। क्या हो जाती, ध्यान रखिएगा, ये आपकी वास्तविक संख्या है क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं है, और ये आपकी काल्पनिक संख्या है क्योंकि रूट के अंदर माइनस है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, आपने कहा सभी संख्या वास्तविक संख्याएं, बस रूट के अंदर माइनस में नहीं होनी चाहिए। यानी इस टाइप की संख्याओं को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक नंबर, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। करिएगा यहाँ पे, हालांकि आंसर तो आपको दिया हुआ है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9,999, और 3 अंकों की सबसे छोटी 100। तो आप क्या 9,999 में 100 नहीं जोड़ पाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 9, ये आ गया 9, यहाँ पर 0, और ये आपका आ गया 10, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर जो दिया भी हुआ है यहाँ पे, सिंपल से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दिया गया न्यूमेरिकल संख्यांक। न्यूमेरिकल क्या होते हैं, संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है जो संख्या को समझने में सहायता करता है। जैसे 3, 5
49, 17 आदि संख्यांक है। ठीक है, संख्या मतलब संख्या का अंक, बस इसको आप समझ लीजिएगा, संख्या का अंक। अंक एक अकेला चिन्ह है जिसका उपयोग संख्यांक को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए संख्यांक और संख्या में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने कहा ये 1 लिखा हुआ, ये क्या है, ये आपका अंक है, डिजिट है। 2 क्या है, ये डिजिट है। 3 क्या आपका डिजिट है। 4 क्या है, डिजिट है। 6 क्या है, डिजिट है। 7 क्या है, डिजिट है। सिंगल लिखा हुआ है ना, सिंगल 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 सिंगल, सिंगल को डिजिट बोलेंगे, अंक बोलेंगे सिंगल को। और जैसे ही हमने लिख दिया यहाँ पर 64, तो यहाँ पर सिंगल नहीं है ना, डबल आ गया, तो ये क्या हो गया, संख्या हो गया। 125, ये सिंगल है क्या, नहीं, ये संख्या हो गया। ये आपका क्या था, अंक था, डिजिट था, और ये आपका नंबर हो गया, संख्या। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। डिजिट क्या है, आपने कहा सिंगल में लिखा हो, 1 2 3 5 6 ऐसे अलग अलग लिखा हुआ, डिजिट है, अंक है। और संख्या क्या है, आपने कहा कई डिजिट मिलकर संख्या बनाते हैं। ये जैसे अंक लिखा है तो ये सिंगल लिखा है ना, अंक, ठीक है। और संख्या क्या है, कई डिजिट मिला के लिखा गया है। संख्याओं को दर्शाने की कई प्रणालियाँ हैं। इन प्रणालियों में सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली जो है वो दशमलव प्रणाली है, जो आपकी यूज की जाती है अभी वर्तमान में। अब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं, इसको ज़रा देखिएगा। संख्याओं को अंकों में लिखने के लिए स्थानीय रूप से 3 प्रकार के संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, और अभी तो हम शुरू में देख चुके हैं इसको। जैसे हिंदी का हो गया देवनागरी, तो देवनागरी में 1 से 9 तक ऐसे लिखा जाता है। आज के समय में कोई इसको पढ़ता उढ़ता नहीं है, ठीक है। अब पुराने समय के लोग, जो दादा लोग थे, पापा लोग थे, कुछ पुराने, वो लिखते थे अपना। आज के समय में कोई इसको लिखता उखता नहीं है। पेपर में अगर आ गया बेटा कि देवनागरी में हिंदी संख्यांक लिखो, तो ये लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको इतना हल्के में ना लीजिएगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा। रोमन संख्यांक, रोमन तो आप जानते ही हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये आपका है ना, 4 5 6 7 8 9 10, ये रोमन होता है। अब रोमन कैसे लिखा जाता है ये अभी हम देखेंगे। ये हो गया 1 से लेकर x तक की संख्याओं का उपयोग कर संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए, इसको पहले आपको याद करना पड़ेगा भाई, इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ हम अगर और थोड़ा सा याद करने के लिए आपसे बोल दें, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि 1 को आप किस तरह से डिनोट करते हैं, 2 को आप किस तरह से डिनोट करते हैं, 10 को आप किस तरह, जैसे 1 को हो गया ये आई समझ लो इसको, सिंगल आई। 2 को डबल आई हो गया, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई बी, 5 को बी, 6 को बी आई, 7 को बी आई आई, 8 को बी आई आई, 9 को ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या याद करना है, पहला तो आप 1 वाला याद कर लीजिए, ये वाला 1 को आई से डिनोट करते हैं, ये याद कर लीजिए। फिर आप 5 को याद कर लीजिए, 5 को बी से डिनोट करते हैं। और फिर आप 10 को याद कर लीजिए, 10 को एक्स से डिनोट करते हैं। फिर आप एल को याद कर लीजिए, एल को 50 से डिनोट करते हैं। सी को 100 से डिनोट करते हैं। डी को 500 से डिनोट करते हैं। और एम को 1000 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब इसी में क्या है, जैसे मान लीजिए अगर बी के ऊपर बार लगा दिया, ये लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी की वैल्यू कितना थी, 5, बार लगा दिया तो 3 जीरो लगा दो 5 के आगे। एक्स के ऊपर बार लगा दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 थी, 10 के ऊपर बार लगा दिया तो 3 जीरो लगा दीजिए। एल की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, तो 50 के आगे 3 जीरो लगा दिया तो एल के ऊपर बार आ गया। सी की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, 100 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। डी की वैल्यू कितनी थी, 500 थी, 500 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। एम की वैल्यू 1000 थी, 1000 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। ये ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे याद क्या करना है, याद करना है 1 को याद करना है आपको 5 को याद करना है, आपको 10 को याद करना है, 50 को, 100 को, 500 को और 1000 को। अगर v के ऊपर बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5000 बन जाएगा। 5 का 5000, x के ऊपर बार लगा देंगे तो 10 का 10,000 बन जाएगा। l के ऊपर बार लगा देंगे तो 50 का 50,000 बन जाएगा। और c के ऊपर बार लगा देंगे तो यहाँ पर 100 का क्या बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। फिर डी के लगा देंगे तो इसमें भी 3 जीरो बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखना सीख लेते हैं इसको, रोमन अंक को कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 तो आप समझ गए, 1 को आप कैसे लिखते हैं, 1 को आप ऐसे लिख देते हैं। अब मान लीजिए आपको दिया जाए कि आप 2 लिखिए, क्या लिखिए, 2। तो 2 को लिखना है तो आप इसी को 2 बार कर दीजिए, ऐसे 2 हो जाएगा। अगर किसी ने कहा 3 लिखिए
तो 3 को आप इसी को 3 बार कर दीजिए, 3 हो जाएगा। अगर किसी ने कहा 4 लिखिए, ठीक है, तो 4 में क्या होगा, 5 से 1 कम है 4, तो पहले 5 लिख लो, ठीक है, और 5 के आगे इस साइड में ये 1 लगा दो, ये आपका हो गया 4। फिर लिखिए 5, तो 5 का तो आपने याद ही किया, ये है 5। फिर आपने कहा 6 लिखिए, तो 6 में क्या होगा, ये 5 ऐसे हो गया और इसके आगे ये 1 वाला लगा दो, ये हो गया 6। फिर किसी ने कहा 7 लिखिए, तो 7 में क्या होगा, ये 5 लिख दिया आपने, फिर ये 6, ये 7, ठीक है, ये हो गया आपका 7। फिर हमने कहा 8 लिखिए, तो 8 में क्या होगा, ये आपने 5 लिख दिया, 6, 7, 8, ये ऐसे लिख देंगे। फिर किसी ने कहा 9 लिखिए, तो 9 को कैसे लिखेंगे, x का मतलब था 10, अब 10 से 1 कम है तो 1 आगे लिख लो, तो ये हो गया 9। अब मान लीजिए किसी ने कहा 10 लिखिए, तो 10 तो आप x लिख देंगे, ठीक है। अब किसी ने कहा 11 लिखिए, तो 11 को क्या करेंगे, x का मतलब हो गया 10, इसके आगे लिख देंगे, 11 हो गया। किसी ने कहा 12 लिखिए, तो आप x के आगे 2 बार लिख देंगे, ये हो जाएगा 12। इस तरीके से आप लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए, देख लेते हैं ज़रा, अगर किसी ने आपसे कह दिया कि आप 49 लिखिए, तो 49 कैसे लिखेंगे, तो देखिए 50 के लिए L यहाँ पे दिया गया ना, 50 के लिए क्या दिया गया, L, तो यहाँ पे L लिख देंगे, और इससे 1 कम, तो L से 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 49 हो जाएगा। अब किसी ने मान लीजिए आपसे कह दिया 99 लिखिए, तो 99 को कैसे लिखेंगे, 100 के लिए अभी C दिया गया, तो पहले C लिख देंगे, 1 कम, ठीक है, ये हो गया 99। किसी ने कह दिया आपसे 101 लिखिए, 101, तो आप क्या करेंगे, C लिख दिया, ये हो गया 100, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे 11 में क्या लिखा आपने, ये 10 और 1, इसको देखिए 11 में लिखने के लिए क्या लिखा आपने, x1, 11 हो गया। या फिर आप इसको ले लीजिए, 14 को ले लीजिए, तो 14 को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, x का मतलब 10 और IB का मतलब 4, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे तो और आपको समझ में आएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कमेंट में बता दीजिएगा कि सर मेरे को रोमन अंक नहीं समझ में आया, रोमन डिजिट मेरे को नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से इसको डिस्कस कर लूँगा। अब यहाँ पर है रोमन संख्यांक से संबंधित टर्म रिलेटेड टू रोमन न्यूमेरिकल। तो ये आप इसको याद करिए या न करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, हटा दीजिए इसको। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका, जैसे जो मैंने आपको बताया ना कि आपको अगर 4 लिखना है, ये लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये b का मतलब 5 हो गया, इससे पहले ये लिखा हुआ है तो 5 में से घटा देंगे, 4 आ जाएगा। यहाँ पे ix लिखा हुआ है, x का मतलब 10 है, 10 से पहले ये 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 10 में से घटा देंगे, 9 आ जाएगा। xc लिखा हुआ है, तो c का मतलब 100 है, x का मतलब 10, x का मतलब 10, तो 100 में से क्या कर देंगे, 20 घटा देंगे, 80 आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखिएगा, बाकी सब हटा दीजिए। यदि छोटे मान वाला कोई भी संकेत एक बड़े मान वाले के दाईं ओर लगाया जाता है तो उसे बड़े मान में से छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे xi लिख दिया, तो ये i का मतलब था 1, ठीक है, x का मतलब था 10, तो ये आगे लिखा है तो क्या हो जाएगा, 10 + 1 हो जाएगा। ऐसे मान लो ये लिखा है xb, तो x का मतलब क्या था 10, b का मतलब था 5, तो ये इधर में लिखा हुआ है इसलिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा 15। ऐसे मान लो ये आ गया lxx, l का मतलब क्या है 50, x का मतलब 10, x का मतलब 10, तो 2 बार x लिखा है, 20 हो गया, l में 20 जोड़ दीजिए, l का मतलब 50, 10 10 70 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन में लिखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इसको देखते हैं, पहले हम पहला देखते हैं 64, यहाँ लिखा हुआ है फिर भी हम लिख के देखेंगे। 64 देखिए, 64 को हम क्या करेंगे, ये देखिए 50 से कितना ज़्यादा है 14, तो इसको पहले तो हम लिख लेते हैं 64 को 50 + 10 + 4। अब 50 के लिए क्या आपने याद किया था, 50 के लिए L याद किया था, 10 के लिए X याद किया था, और 4 के लिए क्या याद किया था आपने, कुछ भी 4 के लिए याद नहीं किया था, 5 के लिए आपने B याद किया था, और इसके आगे अगर 1 लिख देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको टोटल करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, LXIB, आया समझ में। अब दूसरा यहाँ पे दिया गया 85, तो लिखते हैं 85 यहाँ पर 85 क्या है, तो ये आपका 80 + 5, ठीक है, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है 85 को।
हालांकि हम पहले तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 + 10 + 10 + 10, ठीक है, और +5। अब तो लिख ही लेंगे ना, इसको डिकोड कर दिया। 50 को आपने L लिखा था, 10 को आपने X लिखा, 10 को आपने X लिखा, 10 को आपने X लिखा और इसको B लिखा, बस हो गया। इसी को कर दीजिए L X X X B, हो गया कि नहीं हो गया। अब अगला इसमें दिया गया 92, ठीक है, तो 92 को आप कर ही लेंगे। 90 + 2, 90 का मतलब क्या हो गया, कर देते हैं हम थोड़ा सा, 92 भी लिख देते हैं। 92 हो गया 90 + 2। अब इसको 90 प्लस को क्या कर देंगे, 100। देखिए सी हमने क्या याद किया था, यहाँ पे दोबारा से ऊपर चलिए थोड़ा सा और सी को देखिए। देखिए सी का मतलब क्या था, सी का मतलब था 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 100 - 10 + 2 देखिए बड़ा आपको लिखना पड़ेगा ध्यान से। 100 को आपने क्या लिखा था, तो 100 को आपने लिखा था सी, ठीक है। अब -10 है, तो माइनस है तो सी के इधर में एक्स लगाएंगे कि इधर में, आप बताइए। जब माइनस होता है, घटाना होता है तो हम इधर लगाते हैं, और जोड़ना होता है तब इधर लगाते हैं। तो घटाना है तो इधर लगा देंगे एक्स ही। और 2 का क्या हो गया, तो आपने कहा 2 का आपका हो गया 1 2, ठीक है। तो एक्स सी ये ऐसे लिख गया। अब आ जाते हैं सीधा 115 पे, 115। तो 115 को आप कैसे लिख सकते हैं, 100 + 10 + 5, 100 का आपका सी हो गया। अब चूंकि आपका प्लस में है तो इधर लिखेंगे एक्स, 10 का एक्स हो गया, ये हो गया सी एक्स में। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप बाकी दोनों, इन दोनों को आप करके हमको कमेंट में बताएंगे, ठीक है। 120 और 116 और 109, ये आपका तीनों क्या है, ये आपका होमवर्क है। इसको आप बनाइएगा और इसको आप कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। इन तीनों के आंसर बताइएगा नाम लिख के। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को फिर से रोमन में लिखिए, ये भी आपका होमवर्क हो गया। ये आपका होमवर्क है, इनको आप लिखिएगा। 14 को कैसे लिखेंगे, 79 को कैसे लिखेंगे, 198 को कैसे लिखेंगे, 210 115 154, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम कल बताएंगे, हालांकि यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। लेकिन आप एक बात का याद रखिएगा कि आप आंसर देख के बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि पेपर में आंसर नहीं दिया होगा। अगला देखिए, एक इस टाइप का भी हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित रोमन को अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में लिखिए, ठीक है। तो जैसे दिया गया एक्स 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 एक्स। अब x की वैल्यू आपने 10 पढ़ा है, तो 10 + 10 हो गया 20। दूसरा आपका दिया गया, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, ये वाला। दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया x x x v i। अब इसको थोड़ा डिकोड करिए। x x x 3 बार लिखा है तो 3 बार 10 लिख लेंगे, 10 10 10। v लिखा है तो 5 लिख लेंगे, और i इसके आगे लिखा है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। और इसको जोड़ देंगे, 10 10 20 10 30 5 35 और 1 36, कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आप आगे भी करिएगा। थोड़ा सा ये वाला हम कर देते हैं, फोर्थ वाला। यहाँ पर लिखा गया C x x x b। तो C का मतलब हमने क्या समझा था, C को हमने समझा था 100, C का 100 लिख दिया। x एक बार आया तो 10, फिर दूसरी बार आया तो फिर 10, फिर तीसरी बार आया तो फिर 10, और लास्ट में आया b तो 5। 100 110 120 130 135, इसको क्या लिख दिया, 135, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं इनको करिएगा आप, सारे क्वेश्चन ये आपको करने, होमवर्क है ये आपका। और कोई भी स्टूडेंट इसको बिल्कुल में हल्के में नहीं लेगा, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक। तो अंतर्राष्ट्रीय वाला तो आप जानते हैं, इंटरनेशनल डिजिट ये होता है 1 2 3 4 5 6 8 9। इसको आज के समय में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में क्या समझा, आज का क्लास आपका यहीं पे ओवर होगा। जो आपका होमवर्क है उसको आप ज़रूर करेंगे, मैं फ़ोन करके आपसे पूछूंगा, और किसी भी टाइम किसी भी बच्चे को मैं फ़ोन कर सकता हूँ। फ़ोन करके उससे उसकी कॉपी का मैं फ़ोटो मांग लूँगा कि बेटा फ़ोटो दीजिए। आप याद रखिएगा, अगर आपने मेरे साथ मेहनत नहीं की और आपका किसी पेपर में बैक लगा, या फिर आप किसी पेपर में कम नंबर आपका आया, तो फिर आपकी पिटाई अलग से होगी, और आप कोई भी हमसे शिकायत करने के हकदार नहीं होंगे कि सर मेरा कम नंबर आया, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं।
आपको एटलीस्ट मान लीजिए आप डीएलएड में अभी नहीं पढ़ते हैं, आपको लगता है हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, कुछ और दूसरे तरीके से पास हो जाएंगे, तो आप सीटेट में, बीटेट में या फिर बीपीएससी में तो दूसरे तरीके से पास नहीं होंगे ना, वहाँ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा मेहनत, 1 घंटे का मेहनत अभी से थोड़ा करते जाइए आप। इसमें आप बिल्कुल भी जो है वो लापरवाही ना करिएगा। सबकी कॉपी में कभी भी, सब बच्चों का नंबर है मेरे पास, मैं फ़ोटो उसकी मांग सकता हूँ, और अगर आपने फ़ोटो नहीं दी तो मैं यहाँ से पीट तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका नाम डायरी में नोट कर दूंगा। आप फेल होंगे, आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा, हम बिल्कुल उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे हम उन्हीं की बात सुनेंगे, जो नहीं पढ़ना चाहेंगे उनकी बात हम नहीं सुनेंगे, पहली चीज़। दूसरा, आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि आपका अगर 100 नंबर का पेपर होने वाला है ना, टोटल 100 नंबर का कोई सब्जेक्ट है, तो उसमें लगभग 60 नंबर आपको केवल कॉलेज से दिए जाएंगे। 60 नंबर, केवल 40 ही नंबर का पेपर होगा, 60 नंबर मेरे ही हाथ में है। हम बच्चों का नाम नोट करते जाएंगे, और अगर आपने क्लास रेगुलर नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये 60 नंबर का क्या होगा आपका, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये ज़बरदस्ती आपको पढ़ना ही होगा, ये सारा होमवर्क करिएगा, ठीक है। अब कल जो हम लोग शुरू करेंगे वो नॉलेज ऑफ डिजिट करेंगे, और कल इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर देंगे। हमने आज केवल इतना समझा कि देवनागरी लिपि में अंकों को किस प्रकार से लिखा जाता है, और जो आपकी रोमन लिपि है उसमें अंकों को किस प्रकार से लिखा जाता है, और आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय लिपि है उसमें अंकों को किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा देवनागरी में, ये हमने समझा कि इसको 1 2 3 4 5 9 तक है समझाता। रोमन का हमने समझ लिया, अंतर्राष्ट्रीय समझ लिया। इसके अलावा हमने समझ लिया कि अंक जो होते हैं, संख्याएं जो होती हैं, वो कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से आपने समझा इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ये थोड़ा सा भी रह गया, हम इसको कल कर लेंगे। परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, सब आपने समझा है। सब कुछ रिवाइज करिएगा, आप अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।